दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 बिलियन कराया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका 1 है, पहला लेसन है आपका और इससे प्रैक्टिकल और थ्योरी वगैरह पूछी जाती है। तो मैं सभी चीजें आपको इस वीडियो में दोस्तों कवर अप कराऊंगा और दोस्तों 2 वीडियो में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा बिलियन क्या होता है, किस तरीके से बिलियन को हम तैयार करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको इन सभी चीजों को दोस्तों समझाऊंगा और आप लोग इन सभी चीजों को अपने कोई पर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोग अपने अच्छी तरीके से नोट्स बना सकें। और इन सभी चैप्टर को दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर। आप लोग दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बिलियन की परिभाषा देखेंगे। देखिए बिलियन की परिभाषा क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण बिलियन कहलाते हैं। 2 या फिर 2 से अधिक, जैसे कि आप लोग चीनी और पानी को ले लो, जो जल होता है, चीनी और जल एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है। और चीनी को और जल को जब हम मिलाते हैं तो उनका घोल तैयार होता है, उसे हम कहते हैं बिलियन। फिर आप लोग तो एक इसमें क्या, इसमें दोस्तों 2 पदार्थ हो गए, ठीक है, चीनी और एक जल, और दोनों को मिलाकर हमने एक वो जो है बिलियन बनाया। और जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें आप लोग चीनी, पत्ती और पानी एंड कई चीजें डालते हैं, तब उसमें 2 या 2 से अधिक चीजें मिल जाती है और मिलकर एक चाय बनती, मतलब एक चाय बनती है, दोस्तों हम बिलियन कह सकते हैं। तो यही बिलियन होता है, आप लोग इस एग्जांपल से समझ सकते हो, 2 या फिर 2 से अधिक, ठीक है। जो रासायनिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है, रासायनिक पदार्थ ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया होती है जब चीनी और पानी को हम एक साथ घोलते हैं, तब चीनी एकदम सब अपने आप जो है पानी में घुल जाती है। रासायनिक प्रक्रिया होती है, केमिकल प्रोसेस होता है, जिससे हमारा बिलियन जो होता है सोल्यूशन में तैयार हो जाता है और उसे दोस्तों हम बिलियन कहते हैं। दोस्तों अब आप लोग समझिएगा बिलियन में चीजें दोस्तों होती है, एक विलेय और एक होता है विलायक। विलेय दोस्तों और विलायक जब हम मिलाते हैं तभी बिलियन तैयार होता है। ये मतलब कि बिलियन में जो दोस्तों, बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। बिलियन जो होता है जिसमें उसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कह देते हैं, और बिलियन में दोस्तों जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कह देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग समझो कि जब पानी और जल को जो हम घोलते हैं, घोल बनाते हैं, मतलब मिलाकर जो चीनी हम डालते हैं उसकी मात्रा कम होती है तो उसे हम विलेय कह देंगे, और जो पानी की मात्रा होती है घोल में वो अधिक होती है उसे हम विलायक कह देंगे, ठीक है। मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाएगा, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाएगा। तो आप लोग चीनी और पानी से याद कर सकते हो विलेय और विलायक को, ठीक है। विलेय और विलायक को जब हम घोलते हैं तभी क्या बनता है, बिलियन, ठीक है। तो दोस्तों ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, और उम्मीद है दोस्तों। और बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। अब आप लोग समझिएगा संतृप्त बिलियन क्या होता है और असंतृप्त बिलियन क्या होता है। देखिए संतृप्त बिलियन मतलब वह बिलियन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त बिलियन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसमें बिलियन, जिस बिलियन में दोस्तों विलेय की मतलब अधिकतम मात्रा घुली होती है उसे हम संतृप्त कह देते हैं। और असंतृप्त बिलियन मतलब वह बिलियन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलियन कहते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान शब्दों में देखो सभी परिभाषा आपके लिए लेकर आया हूँ। और अगला दोस्तों जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है राउल्ट का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आपके लिए है, आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। और अगर आप लोग इसे नहीं तैयार करते हो तो आप लोग गलती कर रहे हो। लोग यहाँ से इसे पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों। मैं आपको एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग इसे छोड़ नहीं सकते हैं। आप लोग इसे तैयार करिए और अच्छी तरीके से इसे पढ़िए। बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों मैं आपको कराऊंगा, तो इसे देखिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये आपके लिए, राउल्ट का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों मैंने लिख भी रखा है इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी जो भी चीजें मैं आपको कराऊंगा इस चैप्टर में वो सभी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीजें होती है उन सभी चीजों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों राउल्ट का नियम क्या होता है। इस नियम का दोस्तों जो प्रतिपादन है वो सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मेरी राउल्ट ने किया है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक है फ्रेंच के, उनका नाम है फ्रैंकोइस मेरी राउल्ट, और राउल्ट के नाम पर ही ये नियम रखा गया है। इसका दोस्तों कथन क्या है तो आप लोग समझिएगा। किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर बिलियन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न कहलाती है। मोल भिन्न कहलाती है मतलब कि जो मोल भिन्न होता है वही क्या कहलाता है, तो फिर राउल्ट का नियम कहलाता है, उसका कथन कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों मोल प्रभाव बराबर होता है यक्स, और वाष्प दाब मतलब पीएस, मतलब कि मोल प्रभाव को दोस्तों हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं
एंड जो वाष्प दाब होता है उसे पीएस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग पीएस इक्वल टू हो जाएगा x इंटू P0, और जो जहां पर P0 बराबर क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब। P0 मतलब विलायक का वाष्प दाब होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी राउल्ट का नियम पढ़ा है। अब राउल्ट के नियम की दोस्तों जो सीमाएं होती हैं उन्हें आप लोग तैयार करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इनकी सीमाएं नहीं तैयार करते हो तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर नहीं देगा। जो भी आपको ये 3 या फिर 4-5 नंबर में पूछा जाएगा तो उसमें इसकी सीमाएं सीमाएं जो है वो जरूर पूछेगा लिखने के लिए। तो आप लोग इसे लिखिएगा और इसे तैयार भी कर लीजिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में देखो मैंने लिखाई है। देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, राउल्ट के नियम की जो सीमाएं है, देखिए राउल्ट का नियम जो है वो अद्यतन विलयनों के लिए लागू होता है। छोटे जो अणु होते हैं उन पर ये लागू होता है। दूसरी बात, राउल्ट का नियम जो है वो वाष्पशील विलय युक्त अणुओं पर लागू होता है। जो वाष्पशील विलय युक्त अणु होते हैं, अवाष्पशील, वाष्पशील पर नहीं, जो अवाष्पशील अणु होते हैं, विलय युक्त अणु होते हैं, उन पर ये दोस्तों लागू होता है। और बाकी राउल्ट का जो नियम है वो पूर्ण रूप से घुलने पर नहीं होता है। मतलब जो चीज अगर पूर्ण रूप से घुल गई तो उस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। उसी चीज पर दोस्तों ये राउल्ट का नियम लागू होता है जो चीज पूर्ण रूप से नहीं घुलती है। तो दोस्तों आप लोग जो है राउल्ट का नियम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसकी जो सीमा है वो भी दोस्तों समझ गए होंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को मैंने ये समझाई है, और आप लोग इन चीजों को लिख भी लीजिएगा। और दोस्तों अगला जो आपका टॉपिक है उसका नाम है परासरण दाब, जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं हर चीज पर इम्पोर्टेंट ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि जो भी मैं आपको चीजें करा रहा हूँ ये महत्वपूर्ण ही है। और परासरण दाब आप जो है इसे जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। परासरण दाब समझते हैं। देखिए परासरण दाब क्या होता है। देखो परासरण दाब बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, परासरण दाब मतलब उस सरल स्थैतिक दाब के बराबर किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक में पृथक करने पर उसे उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, कोई जो सरल स्थैतिक दाब होता है उसके बराबर में जो विलयन की जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसके द्वारा विलायक से जो पृथक मतलब अलग हो जाते हैं, आप खुद उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, परासरण दाब कह देते हैं दोस्तों। और इसे दोस्तों जो है हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। एंड तन विलयनों के लिए समीकरण, जो छोटे अणु होते हैं, तन विलयन होते हैं, उनके लिए छोटा सा समीकरण दिया है। देखिए आप लोग पाई न्यू इक्वल टू एन एस टी, पाई इक्वल टू हो जाएगा एन बटे न्यू, इधर आ जाएगा नीचे, और एस टी, ये दोस्तों आपका समीकरण हो जाएगा। इतना लिख सकते हो आप लोग सिर्फ एग्जाम में न्यू इक्वल टू, इतना लिख सकते हो आप लोग एग्जाम में पाई न्यू इक्वल टू एन एस टी। इतना मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। अब आप लोग पाई इक्वल टू क्या होता है, परासरण दाब, न्यू इक्वल टू आयतन, और एन इक्वल टू हो जाता है अणुभार, और एस इक्वल टू स्थिरांक जो कि 0.082 होता है, और बाकी टी इक्वल टू तापमान मतलब केल्विन में होता है। ठीक है, तापमान मतलब केल्विन होता है। तो दोस्तों परासरण दाब भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, करते हैं कि आप लोग इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। अब दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक है हिमांक का अवनमन, ये भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमांक का अवनमन देखिए क्या होता है। जब कोई, ठीक है, अवाष्पशील विलय युक्त पदार्थ किसी विलायक में घोला जाता है, उस विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के सदैव कम रहता है, इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। ठीक है, कोई अवाष्पशील अगर विलय युक्त पदार्थ हो, उसे जब हम विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो उसमें हम घोलते हैं, तब उसकी मात्रा सदैव क्या होती है, उस वाष्प दाब में कम रहती है, उसे हम हिमांक कह देते हैं। और बाकी ये जो है अवाष्पशील विलय पदार्थों द्वारा बने विलयन को हिमांक विलयन और विलयन का जो अंतर होता है उसे हिमांक का अवनमन कह देते हैं। ठीक है, कि जो अवाष्पशील युक्त विलय से जो है पदार्थ जो भी बनते हैं उनमें हिमांक का विलायक और हिमांक का जो अंतर होता है, हिमांक का विलायक और हिमांक के बीच जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। ठीक है, इसे टीएफ डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित कर देते हैं। देखिएगा डेल्टा टीएफ इक्वल टू T1 माइनस T2 दे रखा है। ठीक है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू T1 माइनस T2, ये समीकरण है इसका हिमांक का अवनमन का। और आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया होगा और अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी कर लिया होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टूडेंट विद नितिन इस चैनल का दोस्तों नाम है। ठीक है, स्टूडेंट विद नितिन, आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब करिए।
एंड वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी पढ़ सके और आप भी पढ़ें। और अगले चैप्टर जो अगली वीडियो दोस्तों मैं लाऊंगा उसमें आप चैप्टर ये जो आपका चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसी वीडियो में दोस्तों आपके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें छूटे हुए हैं और जो भी मतलब न्यूमेरिकल वगैरह रह गए हैं, न्यूमेरिकल भी मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगा और लमसम पूरा चैप्टर ही मैं कवर करा दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।